हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 26 सितंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल? फर्स्ट, इट इज एन अटैच्ड बॉडी ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंडर यूनाइटेड नेशंस। सेकेंड, इट्स ऑर्डर आर बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। बिकॉज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, वो किसी की अटैच बॉडी नहीं है एंड इट इज नॉट बैक्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, इसकी जितनी भी पार्टीज है, अगर मान लो कि इस ट्रिब्यूनल के अंदर केस चल रहा है, उसका जो डिसीजन होगा, उसके जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो सभी पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग रहेंगे। तो सेकेंड इज करेक्ट, आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सो वोडाफोन जो है उन्होंने $2 बिलियन का टैक्स जो है वो जीत गए है गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये केस जो है वो काफी पुराना है, 2007 में ये केस जो है वो स्टार्ट हुआ था। वेर वोडाफोन इन अ 11 बिलियन डील, जब उन्होंने ये हच जो है वो बाय किया था, तो उस टाइम पे ये केस चल रहा था। और अभी इसका फैसला जो है वो आया है, जिसके अंदर वोडाफोन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ केस जो है वो जीत चुका है। इंडियन गवर्नमेंट की ये डिमांड थी कि इट इज इन द ब्रीच ऑफ फेयर ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट? आफ्स्पा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, it was enacted in 1958 to maintain internal security of whole territory of India. Second, restrictions can be imposed on freedom of assembly after this act is enforced in any region. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। बिकॉज ये ईयर जो है वो करेक्ट है कि ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है वो 1958 में बनाया गया था, बट नॉट टू मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी इन दी होल टेरिटरी ऑफ इंडिया। उस टाइम पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां पे ये नेक्सलाइट प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा था, और वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है वो इसको कंट्रोल नहीं कर रही थी। तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो नक्सलिज्म है इन दी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, तो वहां पे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये एक्ट जो है वो बनाया था। सो इट वाज नॉट इनेक्टेड फॉर दी होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, रादर इट वाज इनेक्टेड टू मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी इन दी नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड इज करेक्ट कि यहां पे 5 या उससे ज्यादा पर्सन्स को आप असेंबली जो है उनकी असेंबली को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मतलब 5 से ज्यादा लोग जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते। ऐसे टाइम पे जो वहां पे आर्म्ड फोर्सेस है वो कुछ सर्टेन पावर्स को यूज कर सकते हैं, या फिर अगर सिचुएशन वर्स्ट है तो ऐसे में उनको ओपन फायर्स के ऑर्डर्स भी दिए जाते हैं। तो सेकंड जो है वो करेक्ट है कि फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं अगर ये एक्ट किसी पर्टिकुलर रीजन में एनफोर्स हो तब। तो सेकंड इज करेक्ट, आंसर इज बी, सेकंड ओनली। सो ये न्यूज आर्टिकल जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्रीच ऑफ आफ्स्पा पावर जो है वो दिया गया है। अगर आपको ये पता नहीं है कि आफ्स्पा क्या है तो इसके प्रोविजंस आपको पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, all the state legislatures in India have 3 components. Second, Parliament has privilege and discretionary powers to abolish legislative council of any state. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर है सभी के अंदर 3 कंपोनेंट है। अब ये 3 कंपोनेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट हैज 3 कंपोनेंट्स, जहां पे है प्रेसिडेंट, एक तरफ है लोकसभा,
एंड दूसरी तरफ है राज्यसभा। तो उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, every state legislature is also having three components. One is legislative assembly, legislative council and governor. Governor is a part of state legislature. उसी तरीके से president is a part of parliament, right? लेकिन आपको पता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अपर हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, वो सभी स्टेट के अंदर नहीं है, राइट? और यहाँ पे क्या कहा गया है कि सभी स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर में 3 कंपोनेंट्स है। इस वजह से ये इनकरेक्ट है, बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, मेजॉरिटी स्टेट्स ऐसे है कि जहां पे अपर हाउस नहीं है, तो इस वजह से फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे अगर ऐसा कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंशन दैट स्टेट लेजिस्लेचर विल बी हैविंग 3 कंपोनेंट्स, तो ये करेक्ट होता, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली एज पर द आर्टिकल 168 ये करेक्ट होता। लेकिन सभी स्टेट के अंदर ये अभी एज ऑफ नाउ ये सिचुएशन नहीं है। सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर किसी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है और उसको अगर अबॉलिश करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेट गवर्नमेंट है कंसर्न स्टेट, उसको एक रिजोल्यूशन जो है वो पास करवाना पड़ेगा टू गिव इफेक्ट टू द अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब उस स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर सबसे पहले तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो रिजोल्यूशन पास होगा, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट को ये अधिकार मिलता है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर सके। और यहाँ पे क्या कहा है कि पार्लियामेंट के पास ये प्रिविलेज भी है और इट हैज डिस्क्रिशनरी पावर टू अबॉलिश। तो ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को सबसे पहले यहाँ पे मेन रोल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, राइट? तो सेकंड इज आल्सो इनकरेक्ट, आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। सो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होने जा रहे हैं 28 अक्टूबर को। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां से आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देन प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन, ये सब चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज आर रेज्ड बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स अगेंस्ट द रिसेंट फार्म बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट? मतलब पार्लियामेंट ने जो रिसेंटली फार्म बिल्स पास किए हैं, उसमें जो वेरियस स्टेक होल्डर्स है उन्होंने कौन से इश्यूज उठाए हैं? फर्स्ट, इट इज आउट ऑफ द पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ द पार्लियामेंट। सेकंड, क्रोनी कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। एंड थर्ड, नो कंसल्टेशन विथ स्टेक होल्डर्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए ये सारे इश्यूज जो है स्टेक होल्डर्स ने उठाए हैं। सबसे पहले तो इट डील्स विद द ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, और आप सभी को पता है कि ये दोनों सब्जेक्ट जो है इट इज इन दी स्टेट लिस्ट। इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकते हैं, राइट? तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस एंड उसके बाद इस बिल को इंट्रोड्यूस किया और उसको पास करवाया है, तो इस वजह से इट इज आउट ऑफ द पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा इश्यू स्टेक होल्डर्स ने उठाया है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि क्रोनी कैपिटलिज्म का एक इश्यू है, बिकॉज इस पर्टिकुलर बिल्स के अंदर ऐसे प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के एपीएमसी एक्ट के ऊपर प्रिवेल करेगा, एंड ऑल्सो देयर इज अ प्रोविजन कि फार्मर्स जो है वो एपीएमसी के बाहर भी अपने फार्म प्रोड्यूसेस जो है उसे बेच सकते हैं। सो इट इज पॉसिबल दैट द बिग कॉर्पोरेट्स विल परचेज दीज फार्म प्रोड्यूसेस, और जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है वो ऐसे फार्म प्रोड्यूसेस को परचेज ना कर सके, बिकॉज इट इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसा हो सकता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो फार्मर्स के पास से ये लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स कर दे, एंड इट विल लीड टू क्रोनी कैपिटलिज्म एंड इट विल लीड टू कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो गरीब या फिर जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, तो ऐसे फार्मर्स को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये भी एक इश्यू है। एंड थर्ड इश्यू जो है वो भी करेक्ट है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये बिल पास करवाए तो उस टाइम पे ना तो किसी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट किया था, ना तो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कंसल्ट किया था। तो इस वजह से ये भी एक इश्यू है कि उनके साथ कंसल्ट क्यों नहीं किया गया, हालांकि ये बिल जो है वो उन्हीं के लिए बनाया गया है, तो फिर उनको कंसल्ट करना चाहिए था।
तो ऐसे इश्यूज उठाए हैं स्टेक होल्डर्स ने. सो ऑल द 3 इश्यूज आर करेक्ट. आंसर इज डी 1, 2 एंड 3. सो अभी पूरे देश में आपको पता ही है कि काफी सारे आर्टिकल्स है आज के न्यूज़पेपर में कि काफी सारी जगह पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बिल्स को लेकर. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट. ईडी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ हैंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर द वायोलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. सेकेंड, इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. आंसर इज डी नाइदर 1 नॉर 2. दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो काफी सारे लॉज को एनफोर्स करता है. फॉर एग्जांपल फेमा एक्ट जो यहाँ पे कहा गया है, फिर उसके बाद है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, देन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. तो ऐसे सारे लॉज को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो एनफोर्स करता है. लेकिन जब इसे बनाया गया था सो इट वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ हैंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज. ये उसका ऑब्जेक्टिव करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो एक्ट का नाम दिया गया है वो गलत है. बिकॉज इट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द वायोलेशन ऑफ फेरा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947. राइट. और फिर लेटर ऑन 1999 में इसी एक्ट को कन्वर्ट किया गया था फेमा के अंदर. बट ईडी जो है उसके एस्टैब्लिशमेंट का मेन पर्पस क्या था? फेरा एक्ट था. तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा. सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है बिकॉज जब इसको एस्टैब्लिश किया गया तो उस टाइम पे ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर था. बट एज ऑफ नाउ इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है. राइट. तो सेकंड इज आल्सो इनकरेक्ट. आंसर इज डी नाइदर 1 नॉर 2. ईडी अटैचेस लंदन फ्लैट इन यस बैंक केस. ईडी के बारे में जो बेसिक चीजें है वो आपको पता होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम. RRTS के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स रिलायबल एंड पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल फैसिलिटीज. सेकेंड, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल मोड ऑफ रेलवेज. थर्ड, इट इंक्रीजेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ पर्टिकुलर रीजन. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3. तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. अब देखिए रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम जो है इट इज वन काइंड ऑफ रेलवे. अब इसके अंदर क्या होता है, जो फॉर एग्जांपल अगर हम अभी इसको दिल्ली के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो फॉर एग्जांपल दिल्ली की बात करें तो उसके आसपास में जो मेजर सिटीज है जहां से काफी सारे लोग डेली बेसिस पे दिल्ली में आते हैं या फिर दिल्ली से वहां पे जाते हैं. फॉर एग्जांपल मेरठ है, देन गुरुग्राम है. तो ऐसी जो मेजर सिटीज है उस मेजर सिटीज के बीच में मतलब उसके और दिल्ली के बीच में ये रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम होगी. मतलब बीच में जो छोटे छोटे स्टेशन है उसको इंक्लूड नहीं किया है. रैपिड मतलब कि स्पीडियर वे में जो वर्कर्स है वो डायरेक्टली उस सिटी के अंदर पहुंच सके. तो ऐसी स्पेशलाइज्ड ट्रेन जो है वो बनाई जाएगी और उसके लिए एक स्पेशल से कॉरिडोर जो है वो बनाया जाएगा जहां पे बीच में कोई छोटे स्टेशन नहीं आएंगे. सो इट इज रिलायबल एंड पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल फैसिलिटीज. जहां पे आपका डेस्टिनेशन है वहीं जगह पे आपको ये पहुंचाता है. तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा. सेकंड जो है वो भी करेक्ट है बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल मोड ऑफ रेलवेज. कन्वेंशनल मोड में आपको पता है कि जितने भी स्टेशन रास्ते में आते हैं वहां पे रेलवे को खड़ा रहना होगा. तो सेकंड ही करेक्ट होगा. थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि ऐसी सिस्टम की वजह से वर्कर्स जो है दे कैन इजीली मूव फ्रॉम वन मेगा सिटी टू अनदर और इस वजह से वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है और वर्कर्स की मोबिलिटी वो भी इंक्रीज होगी. थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. आंसर इज डी 1, 2 एंड 3. सो दिल्ली के अंदर अभी ये RRTS जो है उसको इनॉग्रेट किया गया है. इट रन्स एट द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर. सो दिल्ली मेरठ के बीच में ये कॉरिडोर अभी बनाया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following outbreaks have been declared as pandemic in the past by WHO? First, Spanish flu.
सेकेंड प्लेग, थर्ड H1N1 फ्लू। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी 1 एंड 3। सेकेंड इज इनकरेक्ट। WHO ने पहले भी काफी सारे डिसीजेस को एज अ पेंडेमिक डिक्लेयर किया है। उसमें से सबसे पहला है स्पेनिश फ्लू। अराउंड 1918 के आसपास इसे पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था। प्लेग जो है इट वाज नॉट डिक्लेयर्ड एज एनी काइंड ऑफ दैट वी कैन से पेंडेमिक बिकॉज इट वाज आउटब्रेक्ड इन इंडिया। आप सभी को पता है हिस्ट्री के अंदर भी काफी जगह पे इसका मेंशन होता है कि सूरत के अंदर प्लेग जो है वो आउटब्रेक हुआ था। सो इट वाज एन एपिडेमिक इन इंडिया स्पेशली इन दी सूरत। थर्ड जो है वो करेक्ट है, H1N1 फ्लू पॉपुलरली नोन एज स्वाइन फ्लू, जिसको 2009 में WHO ने एज अ पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। सो आंसर इज सी 1 एंड 3। सो कोविड-19 जो है इट इज ऑल्सो अ पेंडेमिक। तो इसका बैकग्राउंड जो है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि पेंडेमिक कौन से क्राइटेरियाज के बेसिस पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं और प्रीवियसली कौन से पेंडेमिक्स ऑलरेडी WHO डिक्लेयर कर चुका है। Question number 8. Identify the parliamentary committee based on the description given below. First, all the members of this committee belong to Lok Sabha only. Second, this committee examines the union budget and gives suggestions about public expenditure. Third, minister cannot be a member of this committee. तो चलिए देखते हैं कमिटी कौन सी होगी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज बी एस्टिमेट्स कमिटी। सॉरी, यहां पे थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है, इट इज कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। राइट, सो करेक्ट आंसर इज बी एस्टिमेट्स कमिटी। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि फाइनेंशियल मैटर में तीन मेन कमिटी है पार्लियामेंट के अंदर। वन इज पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, जिसका मेन काम क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर एंड इनकम है उसको ऑडिट करना। एस्टिमेट कमिटी जो है उसका मेन फंक्शन क्या है कि गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो उसको एग्जामिन करना और उसके अंदर जो गवर्नमेंट के एस्टिमेशंस है उसको करेक्ट करना और उसको एनालाइज करना। तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन जो दिया गया है उसके ऊपर से भी आप जज कर सकते हैं। अगर ये आपको नहीं पता तो आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए कि ये तीन में से एक ही कमेटी ऐसी है कि जिसके अंदर मेंबर्स जो है वो सिर्फ लोकसभा में से होते हैं, दैट इज द एस्टिमेट्स कमेटी। बाकी की दोनों कमेटी जो है उनके अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में से मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। तो एक इसके ऊपर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और तीनों कमेटी के अंदर मिनिस्टर जो है वो मेंबर नहीं बन सकते। तो थर्ड तो होगा ही। सो आंसर इज बी एस्टिमेट्स कमिटी। सो आज के न्यूज़पेपर में ये काफी अच्छा एडिटोरियल है कि पार्लियामेंट का जो प्राइमरी रोल है डिस्कशन एंड रिकंसिडरेशन, तो वो भूलना नहीं चाहिए। इसके अंदर भी काफी सारी कमिटीज को मेंशन किया गया है, स्पेशली ये एस्टिमेट्स कमिटी एंड पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, जिसको कॉलोनियल टाइम पे बनाया गया था और उनकी इफेक्टिवनेस के बारे में भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया है। दूसरा पार्ट जो है वो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में बात करता है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसके ऊपर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट about departmental standing committees? First, they aim to secure accountability of executive to the parliament. Second, all the members including ministers can be nominated by presiding officer of the house for these committees. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए वन ओनली। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज जो है उसका मेन पर्पस क्या होगा, एग्जीक्यूटिव दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो ये सब जो भी डिसीजन लेते हैं इट शुड बी अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। तो उसके ऊपर वो उस डिसीजन को स्क्रूटिनाइज करता है, उसको चेक करता है कि ये डिसीजन करेक्ट है या नहीं, राइट। तो जो भी बिल्स है उन सभी को एग्जामिन करते हैं कि वेदर इट इज बेनिफिशियल टू द पीपल और नॉट। तो ये सब काम किसका होता है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज का।
सो इट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज मिनिस्टर जो है वो इस कमिटी के अंदर मेंबर नहीं बन सकते, राइट। सो देयर आर टोटल 31 मेंबर्स, जिसके अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं, बट मिनिस्टर्स जो है वो मेंबर नहीं बन सकते। और यहाँ पे इंक्लूडिंग मिनिस्टर लिखा है, इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए, वन ओनली। सो जैसा कि मैंने बताया कि ये सेकंड पार्ट जो है जिसके अंदर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज का काम क्या है और उसका मेन रोल क्या था इन दी पास्ट, उसको डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statement is or are incorrect about cess? First, it is a form of tax which is levied over and above the base tax liability. Second, it is a permanent source of additional income for the government. Third, it can be levied on indirect taxes only. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा गया है। सो इट इज एन एडिशनल टैक्स, जो मेन टैक्स होता है बेस टैक्स लायबिलिटी, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है तो उसे सेस कहते हैं। इसको गवर्नमेंट डिफाइन करती है। सेस का मेन फीचर यह है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत सेस, तो इसका मेन पर्पस क्या हुआ कि इसमें जितने भी पैसे कलेक्ट किए जाएंगे वो स्वच्छ भारत मिशन में यूज किए जाएंगे। एक बार ये मिशन जो है, एक बार ये ऑब्जेक्टिव अगर फुलफिल हो जाएगा तो उसके बाद ये सेस जो है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करना बंद कर देगी। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा बिकॉज इट इज नॉट परमानेंट इन नेचर। एक बार अगर ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है देन गवर्नमेंट विल सीज दिस काइंड ऑफ सेस। दूसरी चीज कि ये डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट किसी भी टाइप के टैक्स के ऊपर लगाया जा सकता है, और यहाँ पे ओनली इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है, इस वजह से ये थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट होगा। आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। सो रिसेंटली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो दिया था कि गवर्नमेंट ने, स्पेशली पार्लियामेंट ने जो सेस कलेक्ट किया है उसको, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वहां पे यूज नहीं किया है। तो इस वजह से ये सेस के बारे में काफी अच्छा आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर में, आपको पढ़ना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।